अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख है 29 अगस्त और दिन है इतवार का। जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब मसरूफियत रहती है, तो लेकिन एक वादा किया हुआ है कि हफ्ते में कम अज कम एक प्रोग्राम जरूर आपके साथ दिखाना है, बताना है ताज़ा तरीन हालात और वाक़यात को। चूंकि जहां बैनुल अक़वामी तौर पर हर मामले में नजर रखते हैं, वहाँ इनका जो खास शोबा है, जो कि वकील भी रहे हैं, ठीक है, फिर कानून भी समझते हैं और अकाउंटेबिलिटी इनका एक सब्जेक्ट भी है। बहुत कुछ लिखा है। मुझे बड़ी पुरानी तहरीर याद है, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में मुझे याद है, उन दिनों पढ़ा करते थे इनको। वो किसी और वक्त बात करेंगे। अभी बात है जजेस अकाउंटेबिलिटी पे एंड द रोल ऑफ ए जज ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं और हर वो काम करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी जनरेट होती है। पूछते हैं कि बाहर इंग्लैंड में बैठकर लोग मजाक तो नहीं उड़ा रहे ये सारे मामले का। जी शायद कुरैशी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। हमारे गाजी लमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे थे रफ़ीक साहब, उनका मुझे पता चला उनका इंतकाल हो गया कुछ अरसे पहले। तो मेरी तमाम अहबाब से, हजरात से गुजारिश है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनके लिए फ़ातिहा कहें। उनको गाजी लमदीन शहीद के बिल्कुल साथ ही दफनाया गया है और मेरा उस फैमिली के साथ और गाजी लमदीन के साथ एक खसूसी राब्ता भी है और दिल में भी एक रिस्पेक्ट है। और जिस इलाके से उन्होंने छुरी खरीदी थी, जिस जिस कबाड़िए से उन्होंने छुरी खरीदी थी, वो वही इलाका है जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो रफ़ीक साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। नहीं, देखिए आपने जो बात कही है ना, गाजी लमदीन शहीद का जो एक किरदार है और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर रिलीजन, और जिस जो असूलों पे खड़े होकर साबित किया उन्होंने, दुआए मग़फ़िरत पूरी कौम रफ़ीक साहब के लिए भी करेगी और दुआ गो भी है, और कौम के लिए भी दुआ है कि नामूसे रिसालत में पीछे हटने वाली कौम नहीं है, इस पे खड़ी है। जी जी। जी बहुत शुक्रिया। अब देखें, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो है, जब मैं कुछ अरसे से उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैंने काज़ी साहब को बहुत अरसे पहले एक टीवी प्रोग्राम में देखा और मेरे उनके लिए एक बड़ी ग्रेट एडमायरेशन और रिस्पेक्ट एज़ ए लॉयर और एज़ ए क्लियर हेडेड पर्सन, एज़ ए कमर्शियल लॉयर। बहुत ज़बरदस्त वकील हैं और मैं एज़ ए प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि काज़ी साहब के लिए पैसा कमाना एज़ अ कमर्शियल लॉयर, आप भी वकील हैं, इनकम टैक्स का डील करते हैं, तो कि अच्छे वकील के लिए पैसा कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो दुनिया के किसी हिस्से में भी जाके अच्छे खासे जो है ना वो पैसे कमा सकता है। हालाँकि मुझे वकीलों के साथ बहुत शिकायत है, वो मैं किसी प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काज़ी साहब की जो पहली बात तो है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई, इनको डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया, सॉरी हाई कोर्ट का, कोयटा का जज लगाया गया और फिर वो हाई कोर्ट से वो डायरेक्ट ही F-16 उन्होंने उड़ाना शुरू कर दिया। फिर वो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इन्होंने फिर हुदैबिया पेपर मिल का जो फैसला दिया, वो फैसला देने के बाद उसके बाद खुद ही इन्होंने उसको ताला लगा के तो चाबी दरिया में भी फेंक दी कि इसको केस को खोल भी नहीं सकता और इस पे मीडिया पे भी बात नहीं हो सकती। गैगिंग ऑर्डर भी इश्यू कर दिए। तो ये जो उनका उनका जो एक्शन है, मैं तो उन चीज़ों पे बात करूँगा जो उन्होंने काम किया है। फिर इन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पैसे भेजे बर्तानिया में कि मैं उन बच्चों की स्कूल की फीस भेज रहा हूँ एजुकेशन के लिए, और फिर उस पैसों से इन्होंने मकान खरीद लिया और उस पैसे की कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई उसकी वो ये जस्टिफिकेशन उनकी नहीं मिसेज है। के जैसे नाम से आया था पैसे, उनकी मिसेज के नाम, सरीना ईसा के नाम से आया था नाम। बड़ी मजेदार बात, यहाँ मैं बात बताना चलूं, जरीना खोसो मोस्ट्रियार्ट, वो स्पेनिश नाम था और वैसे सरीना ईसा नाम है उनका। जी, जी, मुझे इल्म है। देखिए, पाकिस्तान का जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि अगर खाविंद तो कोई चीज़ कमा के लाए और बीवी को ना पता हो और बीवी को चीज़ कमा के लाए और खाविंद को ना पता हो,
तो ये बड़ी मायूब बात है अगर आपकी बीवी या मेरी बीवी जो है उसके अकाउंट में कहीं से करोड़ों रुपए आ जाए और वो उसको एक्सप्लेन ही ना कर सके कि उसके किस किस फैन ने उसको इतने पैसे दे दिए हैं, उसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रही, तो वो एक बड़ी मायूब सी बात लगती है हमारे जैसी पाकिस्तानी कंजर्वेटिव सोसाइटी में। और जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइम्स में या फाइनेंशियल इश्यूज में जो अक्यूज्ड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, ओनर्स ऑफ एविडेंस, ओनर्स ऑफ प्रूफ उस पे होता है। लेकिन काजी साहब से जब कोई सवाल पूछता है उनकी मनी ट्रेल के बारे में तो वो बिल्कुल ऐसे ही जवाब देते हैं जैसे एक मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया कि एक बंदा था वो मस्जिद में वज़ू कर रहा था तो उसके दोस्त ने उसको आके कहा कि यार तू वज़ू गलत कर रहे हैं। तो उसने उसके जवाब में उसको कहा कि तू भी तो अपनी कुड़ी राइयां लव्या दी थी ना। तो ये एग्जैक्टली एक सिचुएशन है कि काजी साहब से पूछा जाता है कि भाई वो पैसे किधर से आए, आपको कैसे मिले, कैसे कमाए आपने? और वो उसका जवाब देने के बजाय कभी एफबीआर को कहते हैं, कभी कहते हैं कि वो 10 पाउंड किसने दिए फीस निकालने में। क्रिमिनल इश्यूज में जो एविडेंस होती है उसको देखा जाता है, एविडेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, एविडेंस किस सोर्स से आई, कैसे पहुंची पुलिस तक, उसका कोई जरूरी नहीं होता जज के सामने। वो कमर्शियल क्योंकि वकील रहे हैं इस ना, असल में में कमर्शियल वकील रहे हैं वो। असल में ना अपना डॉक्टर साहब असल में वो कमर्शियल लॉयर रहे हैं, कमर्शियल वकील रहे हैं। नैब के कवानीन का या ओनर्स का या इंटरनेशनल कवानीन का शायद उन्हें पता नहीं है, या उनकी मिसेस जो कि एक स्कूल टीचर है उनको अंदाजा नहीं है। इसके साथ दो चीजें और हैं। एक तो प्रॉपर्टीज खरीदी, उनमें वो जो पैसा था वो पैसे का ट्रेल कोई नहीं है। फिर कमाल की बात है, ज्वाइंट अकाउंट था, ज्वाइंट अकाउंट वो डिक्लेयर नहीं किया। अगर बच्चों के पैसे बेचते रहे हैं तो प्रॉपर्टियां खरीद ली गई हैं, ये इतना कुछ है। और टोटल आमदन जो इस साल में डिक्लेयर की वो 1 करोड़ के करीब है। तो 10 करोड़, 10.5 करोड़ के करीब जो है ना वो बकायदा लगाया, और उस पर टैक्स को 3.5 करोड़ के करीब बना था। वो ज्यादा बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जनाब बेंच, जिसके बारे में हमारे सहाफी है, आपको पता है, कई हमारे सहाफी वो फरमाइश करते रहे कि जनाब जस्टिस मकबूल बाकर वगैरह उन सबको इन्वॉल्व किया जाए इस सारे काम में। देखिए बात ये है कि एक जज जो होता है ना, जैसे मैंने कहा कि काजी साहब के लिए पैसा कमाना जो है ना वो कोई मामला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जो उनके शरीफ खानदान के लिए जो कुछ उन्होंने किया और फिर उसके बाद जो वो स्टेट के मामलात में ऐसे मामलात जो अ, यानी जिनके बारे में एक जज जो होता है ना वो खुद इवैल्यूएट करता है। जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं यहाँ पे भी जज हैं, यहाँ पे भी वकील हैं, लेकिन वो उनकी एक बाउंड्री भी होती है और वो हर चीज के लिए जवाबदेह हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जज जो है ना वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। लेकिन ऐसे लगता है कि जज साहब को किसी ने बहुत सारे लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जज साहब जिस मतलब अगर कोई चीज नहीं बन रही तो दफा करें, छोड़ें उसको, अपना प्रैक्टिस करें। वकील तो जज तो रिटायर होने के बाद भी वकील ही रहता है, वो ये तो नहीं कि उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है प्रैक्टिस करने से। लेकिन जिस तरीके से जज साहब जो है ना वो इंसिस्ट किए जा रहे हैं और बार बार ऐसे अमल करते हैं जैसे वो कोई ड्यूटी पे है, उनको किसी फॉरेन एजेंसी ने या किसी मकामी लॉर्ड ने या किसी मकामी एस्कोबार ने जो है ना वो ड्यूटी दी हुई है कि आपने लाजमी तौर पे चीफ जस्टिस बनना है और ये आपका एंड गोल है। और बहुत सारे लोगों ने, खुसूसन शरीफ खानदान ने, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की हुई है कि जब ये साडा बंदा आएगा तो फिर हम जो है ना वो देखेंगे, पूरे पाकिस्तान को देख लेंगे, फौज को भी देख लेंगे। और तो वो जो साडा बंदा है उसको भी उन्होंने अपना जो एसेट है उसको बर्न आउट कर दिया है। एक आम जुबान में उसको अच्छा, कहते ये हैं मैं कि जो कि अपना डॉक्टर साहब आपने जो बात आप कही है, अभी फिलहाल ये एक प्रिजम्पशन पे बात इसको इस तरह से लेते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बयानिया जो है रॉ का, बयानिया जो है एनडीएस का, MI5 का, MI6 का, मोसाद का, या ये सारी जितनी फॉरेन एजेंसीज हैं उनका बयानिया, और खास तौर पर जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, वो बयानिया कहीं ना कहीं दूसरे से ओवरलैप कर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो असल बात है कि एक जज का काम पॉलिटिक्स में आना नहीं है। एक जज है और जो बहैसियत साइल उन्होंने वहां पर आर्गुमेंट पेश किए वो भी आपके और हमारे सामने मौजूद है। आप जो बातें बता रहे हैं वो उनको इनके साथ इस पिराए में देखना पड़ेगा। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है और आपके जितने अखबार हैं उनको तमाम एम्बेसीज, फॉरेन
थिंक टैंक्स उनको फॉलो करते हैं। एक ज़माना था जब ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हमें बताया गया कि जी इंडिया के जो लोग थे वो हर अखबार की 26-26 कॉपियाँ रोज़ खरीदते थे, जो उनको अपने वो राइट। थिंक टैंक्स में भी भेजते थे पाकिस्तान से बाहर, जो अपने उनके मुल्क में जो थिंक टैंक्स हैं, ताकि वो उसको एनालाइज़ कर सकें, मुल्क की पल्स देख सकें कि मुल्क में क्या हो रहा है। उसमें ज़रूरत रिश्ता से लेके और वो प्रॉपर्टी के इश्तिहारों तक वो तमाम चीज़ें अखबार में छपी होती हैं और वो बाहर के लोग उसको देख रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि काज़ी साहब जो कुछ कर रहे हैं उसको बाहर के लोग उसको नहीं देख रहे, और ये जो फोरम शॉपिंग का जो सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान के सो कॉल्ड सहाफ़ियों ने, ये तो एक बड़ी अजीब, यानी सहाफ़ियों ने भी और पॉलिटिशियंस ने भी। और ये सिलसिला शुरू हुआ लैंड माफिया के की वजह से। लैंड माफिया ने भी यही अपनी मर्जी के जजों के सामने केस लगवा के वो फैसले लेते रहे, और फिर उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए। मतलब मैं आपके प्रोफेशन का एक, मुझे आप अपना इनसाइडर ही समझें, तो इस वजह से मैं अभी इस पे तो ज़्यादा नहीं आऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, उससे बड़ा तो कोई ओहदा नहीं हो सकता किसी भी मुल्क में। और आज हमें पता चला कि जज साहब जो है ना, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अपनी बेगम का वो इलाज भी करवा रहे हैं, और फिर उन्होंने बाकायदा ये नोटिफ़ाई भी किया है कि मैं अपने पैसे से खर्च करके जा रहा हूँ। भाई, पाकिस्तान में हज़ारों लोग बाहर जाते हैं, अपना इलाज भी करवाते हैं। तो इसमें आप कौन-सा बड़ा ऐसा तीर चला रहे हैं कि जिसकी वजह से आप पूरी अवाम को बता रहे हैं कि ऐसा, ये सियासतदानों ने एक अजीब सिलसिला शुरू किया था कि इनका इलाज भी बाहर हो तो उसके पैसे भी टैक्स पेयर्स पे करें। पूरी दुनिया में सियासतदान है, वो बीमार अच्छा, भी होते हैं, इलाज भी करवाते अच्छा, एक बात जो आपने कही है ना, उसके साथ एक जो वो ख़ास केस था, बड़ी साज़िश के साथ वो केस लगाया गया और उनको नींदें बेचारों की हराम हो गई हैं, कि वो सहाफ़ियों का सो कॉल्ड ड्रामा बना कर के पता नहीं क्या ज़ुल्म हो रहा है, झूठ बेच रहे थे और सारी चीज़ों को सामने रख के, वो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस गलत लिया, तरीक़ाकार गलत था, फिर बेंच भी अपना उन्होंने बना लिया और कमाल की बात है सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज़बरदस्त सहाफ़ियों का साथ दिया है कि वो सारा और ये साथ देना चाहिए। उन्होंने एक बेंच बना दिया है। 2 नंबर बेंच से केस लेकर बेंच नंबर 2 में भिजवा दिया है। जस्टिस जाजुल हसन पीर वाले दिन उसकी समाअत करेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काज़ी मोहम्मद अमीन उस बेंच का हिस्सा हैं। और देखिए ना, और ये जो सिलेक्टेड इंसाफ ले देंगे, आप कमाल दें, कोर्ट के अंदर यानी उस दिन 3 बेंचेस थे। उस दरखास्त के ऊपर एक सहाफ़ी ने 14 अगस्त को साइन किए, एक ने 20 को किए, व्हाट्सएप पे आया और इंतज़ार किया गया जस्टिस गुलज़ार साहब का। तो इसकी भी तहकीक नहीं होनी चाहिए, ये सारा कुछ ये क्या प्लानिंग हुई है? हैं। देखें, ये बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, लेकिन मैं जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, आज मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, कोई किसी ने कोई अखबार शुरू किया, उसमें इतनी लंबी लिस्ट दी हुई है जिसके लिए उनको सहाफ़ियों की ज़रूरत है, नामा निगार और फलाँ रिपोर्टर और फलाँ रिपोर्टर। तो आप इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रहे हैं, उन सहाफ़ियों को आप कार्ड दे के या सहाफ़ियों का लेबल दे के आप एक वर्क फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास कोई क्वालिफ़ाइड नहीं है, वो उस चीज़ से सर्टिफ़ाइड क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। तो जब आप इस तरह के क्वैक्स, जिस तरह हम डॉक्टरों ये कहते हैं कि डॉक्टर तो हैं जो क्वालिफ़ाइड एमबीबीएस डॉक्टर है, हमारे पास फार्मासिस्ट भी दवाई देने जा रहे हैं, क्वैक्स भी बैठे हैं, वो भी दवाई दे रहा है और लोग मर रहे हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह सहाफ़ियों में भी ये चीज़ें आ गई हैं कि कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो सहाफ़ियों के क्रेडेंशियल्स को चेक कर सके, सहाफ़ियों को कि भई कौन बंदा सहाफ़ी है। अब जिस तरह एयर फ़ोर्स के अंदर जहाज़ जो बंदा उड़ाता है वो पायलट है। जो पेट्रोल डालता है जहाज़ में, जो उसको रन करता है, जो उसको जो पायलट को पानी पकड़ाता है या उसको सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ाता है, वो तो पायलट नहीं हो सकता, पायलट तो सिर्फ एक है। इसी तरह किसी भी इदारे में अगर कोई लिफ्टमैन है, कोई ये तमाम वर्कफ़ोर्स जो काम कर रही है, ये सब के सब तो सहाफ़ी नहीं हो सकते ना। सहाफ़ी तो वो है जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लैरिफाइड है और बिल्कुल डिस्क्राइब्ड है कि ये बंदा जर्नलिस्ट है जो ये काम करता हो, जिसके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो। लेकिन इन लोगों ने तो एक अजीब, अभी मैं एक नोटिफ़िकेशन पढ़ रहा था कि सरकारी मुलाज़िम जो है वो सहाफ़त नहीं कर सकता। यानी मुझे पता चला कि लाहौर प्रेस क्लब के कोई ओहदेदार थे, वो सुई गैस के दफ्तर में भी मुलाज़िम थे और साथ में वो जर्नलिज़्म भी करते थे। ऐसा और ही, वो ऐसा ही, ऐसा ही, बाद में ऐसा वो, ही। यानी ये जो हमने एक सहाबत का जो वक़्त गुज़रता जा रहा है, 5th 4th जनरेशन वॉरफेयर आगे मज़ीद वो होती जा रही है।
टेक्निकल और मजीद उसकी ज्यादा जरूरत बढ़ती जा रही है। तो ये जो हमने हवालदार भर्ती किए हुए हैं, मीडिया के अंदर भी जो लोग आए हुए हैं, अब इनसे भी जान छुड़ाने का मौका है और ये अपने आप को रिफाइन करने का और प्रेजेंट का। जैसे आपने वकीलों में जाली डिग्रियां वाले वकील जो है ना, वो 300 वकील लोग गायब हो गए पिंडी कचहरी में से, जब उन्होंने नादरा की कार्ड के ऊपर वेरिफिकेशन करनी चाहिए, वो तुम दबा के वहां से। इस तरह नून लीग के कई आपने अहदेदार बड़ी उनकी बड़ी कोशिश की थी डॉक्टर शाहिद साहब, अब बड़ी इसके लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ी। नादरा मान नहीं रहा था, वो ताकतवर लोग थे, ये सारी चीजों को सामने रखते, कई ऐसी चीजें मौजूद थी। बड़ी कोशिश और काविश के बाद ये सारा कुछ हमने किया और 12 नताइज हमने देखे। अच्छा, मैं चूंकि प्रोग्राम ज्यादा लंबा ना हो जाए, एक चीज जो बड़ी जरूरी है, एक इदारा है हमारे यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसने जज का एहतसाब करना है। ओनस तो बड़ा वादे तौर पर है, लेकिन वो असासे दे नहीं रहे। जैसे आम आदमी पब्लिक ऑफिस होल्डर का नैब अपना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी आप अपनी औकात से ज्यादा असासे रख ले, आपके बच्चों के नाम हो, तो नैब को इख्तियार है। आप नहीं समझते अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं देखती है तो ये मामला नैब को देखना चाहिए? देखिए, बात यह है कि काजी फायज ईसा साहब जज होने के अलावा एक पाकिस्तानी शहरी भी है। अब जज साहब अगर बाहर को बंदा मार आते हैं जाके सड़क पे, या किसी के अपनी जाती दुश्मनी में, तो ये तो नहीं है कि वो जज हैं तो वो कानून से बालातर हो गए। कानून जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां तक मुझे थोड़ी सी समझ है, वो तो एक शहरी के हकूक की बात करता है। उसमें जज, जर्नैल और जर्नलिस्ट को तो स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो बिल्कुल अगर ऐसा जज ही साहब है, के आर्टिकल पास, 4 है, एवरीबॉडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ हो नहीं सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे पुलिस है, अब पूरी दुनिया के अंदर ये असूल है कि अगर वो कोई बड़े से बड़ा दहशतगर्द, बड़े से बड़ा मुजरिम, बड़े से बड़ा करप्ट आदमी अगर पकड़ लें, तो उसका एंड स्टेशन जो होता है वो पुलिस स्टेशन, वहां से उसकी जर्नी टुवर्ड्स जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होती है। तो अगर कोई एजेंसी या कोई इदारा किसी को प्रोसिक्यूट करता है, किसी को अरेस्ट करता है, उसकी एविडेंस इकट्ठी करता है, तो वो उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। तो जज साहब के पास से अगर एसेट बियॉन्ड्स मिले हैं, हमारी पुलिस अभी तक व्हाइट कॉलर क्राइम में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एफआईए जो है वो तो एक्सपर्ट्स है, वो तो फाइनेंशियल नैब मैटर्स को। नैब ना ना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस काम के लिए है ना। देखिए जी, जितने इदारे मोर द मैरियर, जितने इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से तमाम जितने जजेस, जितने ऑफिस होल्डर्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से वेटिंग होनी चाहिए। वेटिंग के बगैर किसी बंदे को किसी पोस्ट पे, यहाँ पे जब आपने देखा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में जब जज की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो उसको उन्होंने, उसके पता नहीं कौन कौन से पुराने उसके वो खाते के फलां सन में तुमने ये बयान दिया था, वो तक निकाल के ले आते हैं और उसका माइंड चेक करते हैं, उसको देखते हैं कि इसकी इंक्लिनेशंस क्या है। फिर वो उसको अब ये तो नहीं है कि बंदा जियो में प्रोग्राम करता हो। जैसे अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज साहब को लाके बिठाया इन्होंने, वो पहले जियो में प्रोग्राम करते थे, अब उन्होंने इनको जज बना दिया। कमाल हो गई आपने। यानी और वो एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। यानी एक बंदा जो है उस वो आज से 6 महीने पहले जियो पे बैठ के नवाज शरीफ के हक में बयान दे रहा था, उसकी उसके नैरेटिव को फॉलो कर रहा था, अब उन्होंने उसको बुला के वहां पे बिठा दिया। इस तरह तो इंसाफ का जो तकाजे हैं, वो उसकी जो फाउंडेशन है वो ही खत्म हो गई है। तो जब तक आप उसकी फाउंडेशन को ठीक नहीं करेंगे, तो वो कैसे आगे से लोगों का एतमाद बढ़े। अच्छा, मैं तो खुद मैं इतना खौफजदा हूँ आपके वकीलों से और आपकी अदालतों से। मेरा एक मामला इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि या अल्लाह ये ना वकीलों के हाथ लगे और ना जजों के पास जाए। ये वैसे ही कोई हाथ जोड़ के मसला, आपको पता ही है कि मैं मतलब अच्छा एक एज मैं पाकिस्तानी होते हुए। अरे आपने बजा बनवाया, मैं प्रोग्राम खत्म करना चाह रहा हूँ जरा, काफी लेंथी हो गया प्रोग्राम हमारा। अब इंग्लैंड के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी है और मैंने देखा है वो बड़ा तेजी से मामला को लेकर चल रही है। यहाँ शयान ने अपने तौर पर मूवमेंट शुरू की, उस पर हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे। मैं सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा के कॉन्टेक्स्ट में जो जायदादें खरीदी हैं, ट्रेल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से भी ट्रेल नहीं है, तो यूके गवर्नमेंट वगैरह नहीं देखती नेशनल क्राइम एजेंसी सारे मामला? देखें, नेशनल क्राइम एजेंसी और ये तमाम सीरियस फ्रॉड ऑफिस जो जिसको कहते हैं, या पुलिस, ये तमाम चीजों को देखती हैं। लेकिन एक कहावत है कि नादान जानवर जो होता है ना, उसका एक पाँव फंसता है, और जो अक्लमंद बहुत ओवर स्मार्ट जानवर होता है, उसके दोनों पाँव फंस जाते हैं।
तो काजी साहब के साथ अनफॉर्चुनेटली ये मामला हुआ कि ये इनके दोनों पाँव फंस गए हैं और ये बिल्कुल इस वक्त कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। इनको कोई भी फॉरेन एजेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की वजह से किसी वक्त भी जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकती है। इनके बच्चे जो है ना दे आर वेरी वनरेबल पोजीशन में है वो। उनको भी किसी वक्त यहाँ की पुलिस को बुला सकती है पूछने के लिए कि भाई तुमने तो पैसे यहाँ पे स्कूल में फीस देने के लिए बढ़ाए थे, फिर तुमने मकान खरीद लिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है वो मॉर्गेज एप्लीकेशन जब आप देते हैं उस पे आपको अपना एक एफिडेविट, अपना एक जो स्टेटमेंट है वो साइन करनी होती है। तो वो ऑलरेडी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने जिन्होंने वो घर खरीदा, जब भी खरीदा होगा उस पे वो सारे ऑलरेडी स्मॉल प्रिंट जिसको हम कहते हैं ना, वो सारी चीजें स्मॉल प्रिंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो काजी साहब जो है वो और उनकी बेगम जो है ना अपने बच्चों की वजह से और इन प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो चुके हैं इस वक्त। और मेरा उनको मशवरा ये है कि आप इस ओहदे से इस्तीफा दें और अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, अपनी इज्जत बचाएं। जो होना था वो हो गया, क्योंकि शरीफों के पीछे लग के तो जो भी इनके साथ लगा वो कभी जो है ना वो उसकी नाव कभी पार नहीं लगी। ये एक जिंक्स्ड खानदान है। ये जिस बंदे के साथ लगे हैं आप खुद ही इनकी लिस्ट बना लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो जो लोग इनके साथ लगता गया है वो तबाह बर्बाद होता गया। ये खुद भी ये तौहीन रसालत के मुर्तकिब हुए हैं। इन्होंने वो जो गाजी मुमताज कादरी को रात को 11 बजे फांसी दे के अपने लिए इन्होंने खुदा का कहर मोल लिया। और मैं बिल्कुल इस चीज का जो है ना वो मुत्तफिक हूँ इस बात से कि इन्होंने बहुत हजारों सैकड़ों लाखों लोगों की बदुआएं ली। जब इन्होंने उसका जनाजे तक को इन्होंने टीवी पे परवेज रशीद जैसे लोगों ने बैन कर दिया, जिसमें लाखों लोग जो थे वो उनके जनाजे में गए और इन्होंने हमको टीवी पे नहीं दिखाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात है, ये हकीकत है कि नवाज शरीफ का के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर है, इन्हीं के दौर के अंदर हलफनामे में तब्दीली करके इलेक्शन एक्ट के में वो काम किया गया, फिर ये सारी बातें की गई, असल हालात और वाक़यात बताए नहीं गए। और वो बहरहाल वो जो कि उनको इंटरनेशनल एजेंसियाँ बाहर प्रोटेक्ट कर रही हैं। जहाँ तक जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के हवाले से बातें हैं सारी, वो जो कि अभी चीज़ें सारी सामने आ चुकी हुई हैं, वो फ़ैसला कौम ने करना है, वो क्या होना है, इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना, ये उनका ज़ाती फ़ेल है। लेकिन हमें तारीख़ यही कहती है कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जो हमीदुर रहमान के साहबज़ादे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे और फिर इस्लामाबाद चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो उन पे इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे के घर चला गए। इल्ज़ाम लगने पे अभी साबित कुछ नहीं हुआ। जस्टिस फ़र्रुख इरफ़ान खान है, जस्टिस मदर इकबाल सिद्धू हैं, बहुत से जजेज़ हैं, जिन्होंने बड़ी आला रवायात को कायम रखा है ताकि ताकि जो डिग्निटी है ना, वो बरकरार रहे। और इल्ज़ाम लगते रहते हैं, इल्ज़ाम लग गया तो क्या है, आप आराम से जाकर अपना जो काम करना है वो करें। बहरहाल जो उनका ज़ाती फ़ेल है, वो क्या फ़ैसला करते हैं, इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सजेशन भेजिएगा ताकि हम मज़ीद आपसे इस हवाले से डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को एंगेज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।